हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारी प्यारी सी सीरीज संजीवनी में। ठीक है, जो हमारी सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा आपका, एनिमल किंगडम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनएमसी अपडेट। क्लियर है बिल्कुल। तो सारा वही कराया हमने जो अकॉर्डिंग टू एनएमसी है। नर्वस सिस्टम में भी मैंने वही चीज ऐड की है जो एनएमसी ने अपडेट किया है। डाइजेशन इससे रिमूव कर दिया था तो हमने इसमें ऐड नहीं किया। क्लियर है बिल्कुल। तो सारा हमारा एकदम अपडेटेड है, तो नो कंफ्यूजन, नो डाउट। इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करो तो आपका 11th वाला पूरा पोर्शन एकदम मुट्ठी में होगा हर टाइप के बच्चे के लिए। बट इसको ध्यान में ये रखा गया है कि जो 11th का न्यू बच्चा होता है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हम आगे लेके चले। बट 12th वाले बच्चे का रिवीजन हो जाएगा और ड्रॉपर वाले का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या होगा? पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में मैं हमेशा ओवरव्यू देता हूं। ठीक है, मतलब बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पिट्यूटरी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को। तो भाई इसमें टोटली ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसमें ओवरव्यू हम लेंगे, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि हार्मोन्स क्या है, ठीक है, वो कवर करेंगे। फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कवर करेंगे। फिर आज पिट्यूटरी हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं टारगेट आगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की 4 लाइनें उठाई हैं जिसके अंदर हार्मोन की लेटेस्ट डेफिनेशन है, वो समझना होगा आपको। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी भाई? जो हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हार्मोन है क्या? ठीक है, आप समझना, इट इज अ केमिकल, ये केमिकल्स हैं विच प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, अगर मैं क्लासिकल डेफिनेशन की बात करता हूं तो हार्मोन्स होते क्या हैं? ठीक है, आप बोलोगे हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन का मतलब है जो अंदर क्राइन करते हैं, रिलीज करते हैं। अंदर का मतलब हो गया इंटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर। इनके पास डक्ट नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। मानो एक ग्लैंड्स है, ठीक है, लाइक आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस मान लो। ठीक है, इसमें सेल्स हैं, ये ग्लैंड्स के अपने खुद के सेल्स हैं, इसके ग्लैंड्स के अपने खुद के सेल्स भी हैं इसके अंदर। ग्लैंड्स होगी तो सेल्स तो होंगी ना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखा देते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, ऑल आर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब ये जो ग्लैंड है ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं इस एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं तो ये ग्लैंड अपने सीक्रेशन को कहां पर रिलीज करती है? ये ग्लैंड अपने सीक्रेशन को बॉडी फ्लूइड, क्योंकि ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में बॉडी फ्लूइड क्या होगा? ब्लड होगा। तो अपने सीक्रेशन को ब्लड में पोर करते हैं और ब्लड की हेल्प से, समझना, ये सब पोर कर दिया इसको। अब ब्लड की हेल्प से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। समझ रहे? तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिनको बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड में सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, ये क्लासिकल डेफिनेशन थी, जिनको आप केमिकल मैसेंजर या संदेश वाहक बोल सकते हो, जो मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, बट अब लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, करंट साइंटिफिकल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, हार्मोन्स स्टेरॉइड या लिपिड नेचर के भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन है या लिपिड है तो ये न्यूट्रिएंट है। तो लेटेस्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है? लेटेस्ट डेफिनेशन आपको बोल रही है कि हार्मोन आर नॉट न्यूट्रिएंट, हार्मोन न्यूट्रिएंट नहीं है। समझ रहे हो? हार्मोन्स न्यूट्रिएंट नहीं है, हार्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट। ठीक है, केमिकल्स विच एक्ट एज, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, सेल्स के बीच में सिग्नलिंग का काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में यूज होते हैं, बहुत कम। ठीक है, एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में बनते हैं और यूज होते हैं। क्लियर? बिल्कुल, 3 लाइनें ध्यान रखनी है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करता हूं तो हार्मोन्स अगर प्रोटीन नेचर के हैं, हार्मोन्स लिपिड नेचर के हैं, इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल नॉन न्यूट्रिएंट है।
ठीक है। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, दो सेल के बीच में सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 ध्यान रखना है, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, वो हॉर्मोन्स होते हैं। लेटेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी क्वेश्चन बन जाता है डेफिनेशन के ऊपर। क्लियर है? चलो, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। इस तरीके से सारे एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं डिटेल्ड में, ठीक है। यहां से बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, समझना। एक्चुअल में अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं ना, तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हमेशा साथ साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हमेशा साथ आएंगे, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, और ऐसा डायग्राम आए और ये बहुत मतलब कह सकते हो बिलर हो, बहुत क्लियरिटी ना हो इनके अंदर, तो समझ जाना एक साइड में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होंगे, बट दूसरी साइड में पीनियल ग्लैंड होगी। क्या होती हैं, क्या रिलीज करती हैं ये ग्लैंड्स, डिटेल्ड में बताएंगे। तो हमें पढ़ना क्या क्या है, हाइपोथैलेमस कवर करना है, नीचे पिट्यूटरी जुड़ी हुई है, एक पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, जो इंसान को यहां से यहां पहुंचा सकती है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। यहां पर स्टर्नम के सामने थाइमस ग्लैंड भी होती है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सबको पढ़ने वाले हैं हम, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी होते हैं। क्लियर है? यहां हम पेनक्रियाज भी पढ़ेंगे, क्योंकि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, समझ रहे हो, क्योंकि इसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं, याद हो आपको, हेट्रोक्राइन, ठीक है। तो उसका एंडोक्राइन वाला पार्ट पढ़ लेंगे यहां पर हम, ठीक है। फिर गोनेट्स पर आएंगे। गोनेट्स में दो चीजें होती हैं भाई। गोनेट्स का मतलब है सेक्सुअल, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल में क्या होते हैं? मेल में टेस्टिस। फीमेल में क्या होते हैं? ओवरी। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां गैमीटोजेनेसिस होती है, जो सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करते हैं, वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। इनके बारे में डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, जो द्रोणा सीरीज के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। द्रोणा सीरीज स्पेशली, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, टोटली एनसीईआरटी है उसके अंदर, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं मतलब 12th वाले बच्चों का रिवीजन हो जाता है पूरा का पूरा वहां से, 11th वाला पार्ट यहां से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो द्रोणा में सबसे पहला टारगेट हमारा 12th ही है, पहला टारगेट, पर 11th के भी हाई वेटेज वाले टॉपिक हम यहां यूज कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो फोकस तो पूरा ही रहेगा हमारा इसके अंदर, ठीक है, बट पहला टारगेट हमारा 12th है, क्योंकि 11th हम पैरेलल यहां ले रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से भी उठा लेंगे हम, ठीक है, वो तो पूरा कराएंगे हम 12th, ठीक है। तो पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल हो गया, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी, ये ध्यान रखना है, ये गोनैड्स में आते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस पढ़ोगे और फीमेल में आप ओवरी पढ़ोगे, ठीक है, फीमेल में आप ओवरी पढ़ोगे। तो ये आपके टारगेट हैं, ये आपको करना है, ठीक है। इस चैप्टर का जो सार है, समरी है, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती भी है आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पर, यहां आपको कवर करना है पिट्यूटरी, यहां आपको कवर करना है पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा जो ग्लैंड दे रखे हैं, एंड गोनैड्स। गोनैड्स में टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आर द ऑर्गेनाइज्ड, ये सब के ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं, ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी। एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, बताओ इनमें से ऑर्गेनाइज्ड कौन है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी कौन है, ऑर्गेनाइज्ड पे ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी होते हैं जो टिश्यू या सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड टर्म नहीं लगाएंगे हम। जैसे इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन की बात चल रही है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे लिवर, जैसे किडनी, जैसे हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी नहीं है, ये बॉडी के अदर ऑर्गन है जिनका अलग अलग फंक्शन है, बट ये हार्मोन रिलीज करना जानते हैं, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑर्गेनाइज्ड यानी सिर्फ एंडोक्राइन की तरह काम करने के लिए इनको नहीं बनाया गया, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे लीवर है, जैसे किडनी है, हार्ट है, समझ रहे हो। ये आप कह सकते हो
स्पेशल टाइप के टिश्यू इसके अंदर होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड में काउंट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड में ये काउंट करेंगे क्योंकि ये स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो बेटा समझ में आया, ये हमें टारगेट है करना है, तो एक एक करके हम लेके चलते हैं। सबसे पहला टारगेट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये एक तरीके से सारी ग्लैंड को कवर करती है बेसिक, तो यहां से एक तरीके से समरी हो जाती है, बेस क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर एक एक ग्लैंड को हम प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड में लेके चलते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिट्यूटरी छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं यार, इट इज अ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है, पता है आपको, ठीक है। मास्टर क्या होता है? जो सबको कंट्रोल करता है वो मास्टर है, पर इस मास्टर का भी कोई एक मास्टर और होता है, हाइपोथैलेमस। समझ रहे हो ना? ओके, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। चलो, तो अब मैं बात करता हूं मास्टर ग्लैंड की, पिट्यूटरी की। पहले मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपना खुद का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, वो मैं करूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी की अगर मैं बात करता हूं, एनसीईआरटी ने इसका वेट दे रखा है पिट्यूटरी का, इसका वजन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, ठीक है, 0.5 ग्राम, ठीक है। इसका वेट ध्यान रखना, 0.5 ग्राम के आसपास का वेट होता है। इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन पूछेगा तो क्या बताओगे? पोजीशन कहां होती है? पोजीशन, क्योंकि एनसीईआरटी ने पोजीशन की भी बात की है। जैसे आप, अगर मैं स्कल के अंदर बात करूं ना, स्कल के अंदर एक बोन होती है स्फिनॉइड, एक होती है एथेमॉइड, एक होती है स्फिनॉइड। याद हो, मैंने लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में कराया था। स्फिनॉइड बोन हमारी क्रेनियम की बोन होती है, उस स्फिनॉइड बोन में कैविटी बनी होती है, इसको शैला टर्शिका बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर होती है। अब क्वेश्चन आएगा, ये फोर ब्रेन में होती है, मिड ब्रेन में होती है, हाइंड ब्रेन में होती है? ये फोर ब्रेन में होती है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है। उसमें भी एक पार्ट बताया था, याद हो आपको, नर्वस सिस्टम के अंदर में डाइनसेफेलॉन, तो डाइनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं, पोजीशन कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट, तो आप बोलोगे प्रेजेंट इन अ कैविटी, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? सेला टर्शिका, सेला टर्शिका कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन स्फिनॉइड बोन, कहां होगी? स्फिनॉइड बोन में होगी, ठीक है। सेला टर्शिका में होगी, स्फिनॉइड बोन में होगी, ठीक। कि ब्रेन के किस पार्ट में होती है? ठीक है, आप बोलोगे प्रेजेंट इन डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन वाले पार्ट में जुड़ी होगी, ठीक है, प्रेजेंट होगी। तो फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र वाला भाग, डाइनसेफेलॉन बताया था, ठीक है। अगर मैं डाइनसेफेलॉन की बात करता हूं, तो डाइनसेफेलॉन में मैंने बेटा एपिथैलेमस बताया था आपको, हाइपोथैलेमस बताया था और थैलेमस बताया था। तो डाइनसेफेलॉन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उसी के बेस पर हैंग करती है ये, उसी के बेस पर, ठीक है। तो फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन वाले पार्ट में होती है, सेला टर्शिका में होती है, जो स्फिनॉइड बोन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, स्फिनॉइड बोन के अंदर कैविटी, सेला टर्शिका, ये सारे के सारे, ठीक है, तो ये ध्यान रखने। अब यहां आ जाओ एनसीईआरटी के डायग्राम पर। तो एनसीईआरटी का डायग्राम क्या बता रहा है? ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से तो जुड़ी हुई है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी कनेक्टेड होती है, ठीक है, वो एक छोटी सी स्टेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। किससे जुड़ी होती है? इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है, ठीक है, इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है हमारी पिट्यूटरी। अच्छा, ये इनफंडीबुलम एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है या पोस्टीरियर? इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं आपकी डायग्राम में और अच्छे से क्लियरिफाई करूंगा इसको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों को पता नहीं होता।
इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसके अलावा यहां पर आपको देखो एक सिस्टम मिल रहा है, कैपिलरी से स्टार्ट हुआ, कैपिलरी में टूट गया, कैपिलरी से स्टार्ट हुआ, कैपिलरी में टूट गया। याद आ गया होगा, पढ़ाया था मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। कौन सा पोर्टल सिस्टम है ये? आप बोलोगे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इस हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से जोड़ता है, पोस्टीरियर से नहीं जोड़ता, एंटीरियर पिट्यूटरी से जोड़ता है। यानी यहां से यहां तक अगर हार्मोन का ट्रैवलिंग होगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो हार्मोन रिलीज करने पड़ेंगे ना। तो हार्मोन को लाने के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन को लाने के लिए यहां पर एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी में टूटता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। जो हमारे यहां पोर्टल सिस्टम मिलता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, उसको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जो हमारी गट, एलिमेंट्री कैनाल, समझना, और लिवर के बीच में सिस्टम देखने को मिल रहा है, इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो यहां हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आपकी इन्फंटिबुलम हो गई, पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, पिट्यूटरी के दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, पोर्टल सर्कुलेशन दिखा रखा है इन्होंने, एनसीईआरटी ने। और ये आपको कुछ न्यूरॉन्स दिख रहे हैं आपको न्यूरॉन्स, ये सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं, हाइपोथैलेमिक सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इसलिए बोलते हैं इसको हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, क्योंकि इनके साइटोन हाइपोथैलेमस में है। साइटोन हाइपोथैलेमस थैलेमस में जो सेल वाला पार्ट है, हाँ टर्मिनल एक्सोन हो सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बट साइटोन वाला पार्ट हाइपोथैलेमस में है। सो इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। क्लियर है? तो बेसिक समझ में आया। अभी तो आउटर बता रहा हूं मैं। ठीक है, और जिस कैविटी में होती है हमारी पिट्यूटरी, उस कैविटी को हमने क्या बोला? इस कैविटी को, ये कैविटी ऐसे ऐसे ऐसे, इस कैविटी को नाम क्या दिया हमने? अभी बोला, स्फिनॉइड बोन के अंदर सेला टर्शिका। स्फिनॉइड बोन के अंदर इस कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्शिका। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट? बहुत बेसिक, ये पक्की बात है। पिट्यूटरी खत्म होने के बाद में एक एक ग्लैंड को, क्योंकि पिट्यूटरी समरी है, सारी ग्लैंड्स का एक सार है। ठीक है, तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर एक एक करके हम लेके चलेंगे। एक एक हार्मोन का नाम, फंक्शन और रिलेटेड डिसऑर्डर, एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम टिप्स पर कर दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, वो आपको एक या दो लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? तो बेसिक बातें आ गई सारी की सारी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा उसको। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाओ, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ कर लो चाहो तो। थोड़ा सा उठाते हैं इसको। थोड़ा सा और, अब ठीक है। देखो, ये तो हाइपोथैलेमस हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया, और यहां से मानो ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, और इसको आप क्या कहोगे? ये आपकी
पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, ठीक है। तो एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई आपकी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हो। तो ये पिट्यूटरी का पार्ट बिल्कुल अलग दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल अलग, एकदम सेपरेट, एकदम सेपरेट, एकदम सेपरेट, एकदम सेपरेट पार्ट है, एकदम सेपरेट पार्ट है ये वाला पार्ट। ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस का ही रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है। और पिट्यूटरी जिस कैविटी में होती है, इस कैविटी को क्या बोलोगे? शैला टर्शिका। अब आप भूलोगे नहीं, ये कैविटी आ गई शैला टर्शिका, ठीक है। तो ऊपर हाइपोथैलेमस है, समझ ही रहे हो हाइपोथैलेमस, तो आप हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर मैं हाइपोथैलेमस में बात कर रहे हैं बेटा, तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, समझना। और अभी मैंने आपको एक पोर्टल सिस्टम समझाया था, लाइट कलर से लेते हैं। मान लो इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ये कैपिलरी का एक नेटवर्क है, नेटवर्क। और ये कैपिलरी का नेटवर्क यहां से होता हुआ एंटीरियर पार्ट में एंटर करता है, यहां से होता हुआ एंटीरियर पार्ट में एंटर करता है, और अगेन कैपिलरी के नेटवर्क में ही टूट जाता है। कैपिलरी से स्टार्ट हुआ और अगेन कैपिलरी में ब्रेक हो गया, समझना। तो ऐसा सिस्टम जो कैपिलरी से स्टार्ट हो और कैपिलरी में टूटे, इसको क्या बोलोगे आप? पोर्टल वेन है। और भाई जिनके बीच में कनेक्शन कराती है, सिस्टम बनाती है, इसको पोर्टल सिस्टम बोलोगे, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलोगे इसको, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, दोनों का कनेक्शन कराने के लिए एक वेन है, जो कैपिलरी और कैपिलरी, हार्ट इसमें है ही नहीं, तो पोर्टल वेन हो गई, ठीक है। और यहां इस सिस्टम के पास, समझ रहे हो, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन आते कहां से हैं? आप समझो मेरी बात। यहां पर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, एनसीईआरटी भी दिखा रही है, कुछ न्यूरॉन्स होंगे साइटोनस का एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये इनके एक्सोन वाले पार्ट होंगे, ये एक्सोन है, टर्मिनल एक्सोन है। तो यहां से निकलते हैं हॉर्मोन्स, डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स यहां पर रिलीज कर दिए जाते हैं सिक्रेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ये हार्मोन इसके थ्रू ट्रेवल करते हुए यहां पर आते हैं, ठीक है। फिर यहां से ये हार्मोन यहां निकलते हैं। तो हार्मोन की जो ट्रेवलिंग हो रही है ना, इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू ऐसे हो रही है, ऐसे। अब यहां हार्मोन करते क्या है, समझना। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये मानो एक सेल का ग्रुप है, ये दूसरे सेल का ग्रुप है, ये तीसरे सेल का ग्रुप है, समझना इसको। और ये चौथे सेल का ग्रुप है, ये पांचवें सेल का ग्रुप है। ये थोड़ा दूर दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, समझना, आपको मजा आने वाला है। इन ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनते हैं और इनसे रिलीज होते हैं, बनते भी हैं इनके अंदर और इनसे रिलीज होते हैं, समझना। देखो बहुत बेसिक से समझाऊंगा, आपने जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा इसको मैं, हर चीज समझ में आए आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। हर चीज एकदम क्लियर कट करूंगा, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, इसी का रूपांतरण ये वाला पार्ट है, हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पर एंटीरियर पिट्यूटरी सेपरेट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट हार्मोन बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर और यहां से रिलीज होते हैं, पर इनके बनने और रिलीज होने को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहां से हार्मोन, सिक्रेटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करके, ठीक है। तो यहां से हार्मोन जाते हैं पोर्टल सिस्टम के अंदर होते हुए यहां पर आते हैं और इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि इन सेल के पास इनके रिसेप्टर्स होते हैं। भाई जैसा भी सेल अपना भेजेगा हार्मोन, ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे हार्मोन्स और ये सेल अपना काम करना चालू कर देंगे, जैसा भी इनका फंक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल अलग ही खेल है इसका, समझना।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं तो यहां पर भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, और इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के टर्मिनल वाले पार्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो आपको पता ही है यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये साइटोन वाले पार्ट हैं, यानी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब भाई साइटोन के यहां पर है तो हाइपोथैलेमस का पार्ट हो गया, इनके टर्मिनल एक्सोन मिलकर के क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं। तो ये आपको समझना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये हो गए सिक्रेटरी, हो गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये सब क्या हो गया, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स। क्या है, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन जो सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिक्रेटरी, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स। सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, सिक्रेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन बनाते हैं, उनको सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और उन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी न्यूरॉन। समझना मेरी बात। ठीक है, डिफरेंट हार्मोन को बनाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और ये आपकी इनफंडिबुलम हो गई, ये भी जस्ट बताया था मैंने इनफंडिबुलम के बारे में। ये आपकी इनफंडिबुलम है। इनफंटिबुलम। ठीक है, ये टर्मिनल एक्सोन है, टर्मिनल एक्सोन। क्लियर है बिल्कुल, ये टर्मिनल एक्सोन है और ये छोटे छोटे वेसाइकल्स है जिसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर ना बोल करके यहां बोलोगे हार्मोन्स, हार्मोन कंटेनिंग वेसाइकल्स। हार्मोन्स कंटेनिंग वेसाइकल्स, यहां पर हार्मोन्स कंटेनिंग वेसाइकल्स है। ठीक है, टर्मिनल एक्सोन के अंदर। ये आपको क्लियर है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, इधर वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, समझना अच्छी तरीके से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में एक छोटा सा पार्ट और होता है, ग्रीन कलर से दिखाऊंगा इसको मैं। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट और होता है, ग्रीन कलर से ही दिखा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है। ठीक है, मिडिल पार्ट कह सकते हो, पार्ट्स इंटरमीडिया, समझाऊंगा अभी इसके बारे में। इस पे ये सेल्स कनेक्टेड हैं इससे। ठीक है, तो आपके सामने हर चीज है। हाइपोथैलेमस हो गया, जो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं, ये भी सिक्रेटरी न्यूरॉन्स इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, जो ये भी सिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं समझाऊंगा आगे।
और इनहिबिटिंग हार्मोन। शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आगे डिटेल में लिखूंगा इनके बारे में। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर किसी हार्मोन को रिलीज कराना है या उसके सीक्रेशन को रोकना है तो यहां से इन रिलीजिंग हार्मोन से सिग्नल आएगा रिलीज कराने वाला, इन रोकना है तो इनहिबिटिंग हार्मोन का सिग्नल आएगा रोकने वाला, तब जाकर के ये सेल एंटीरियर पिट्यूटरी के ये सेल, समझना मेरी बात, डिफरेंट हार्मोन को बनाती हैं और रिलीज करती हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन यहां पर सिंथेसाइज भी होते हैं रिलीज होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ all hormones of anterior pituitary and release, synthesized and release। ठीक है, यहां पर all hormone of anterior pituitary synthesized and release by anterior lobe, जबकि यहां पर क्या होते हैं, posterior pituitary के हार्मोन only release all hormone synthesized by हाइपोथैलेमस। भाई यहां जो भी हार्मोन समझना मेरी बात, यहां जो भी हार्मोन निकलेगा ना, इसका फॉर्मेशन यहां नहीं हो रहा है, हाइपोथैलेमस में हो रहा है। हाइपोथैलेमस से धीरे धीरे बन के कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इनका फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, यहां आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, यहां से तो सिर्फ रिलीज होते हैं। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन यहीं बनते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। अच्छा, इनको बनाने वाले जो सेल्स है ना, ये 5 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, ये 5 टाइप के सेल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। समझना, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक सेल्स। ट्रॉफिक सेल्स 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप। पांच प्रकार के ट्रॉफिक सेल्स होते हैं, समझना। ठीक है, तो यह 5 प्रकार के ट्रॉफिक सेल्स हैं। इनसे क्या हार्मोन बनते हैं, कैसे बनते हैं, डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पार्ट है, इंटरमीडिएट पार्ट्स इंटरमीडिया, और पार्ट्स इंटरमीडिएट जो पार्ट होता है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट, इसलिए सेम कलर यूज किया है, पोस्टीरियर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम बेसिक समझाया मैंने अभी कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। पिट्यूटरी के 2 लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं तो सेपरेट पार्ट है, कलर से दिखा रखा है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेपरेट नहीं है, यह हाइपोथैलेमस का मॉडिफिकेशन है। मैं लिख देता हूं, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बेसिक समझ में आया, जिसमें इंटरमीडिएट वाला पार्ट जो है, पार्ट्स इंटरमीडिएट, वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट नहीं है। तो ये डायग्राम समझ में आएगा। अब हम एक एक करके इसको फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं इसी चीज को। ठीक है, जिनको डायग्राम से समझ में आया अच्छी बात है, अब जिनको फ्लो डायग्राम से आएगा और अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका पिट्यूटरी। ठीक है, समझना, ये आपकी पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। समझना,
एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझना। एंड अभी बता चुका हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। एक को बोलेंगे पार्स डिस्टेलिस, और एक को बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया अभी बताता जस्ट मैंने, पार्स इंटरमीडिया दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो पार्ट होता है उसको आप एक नाम देते हो पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। एक बात और ध्यान रखनी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हो। क्या बोलते हो? एडिनो हाइपोफाइसिस, समझना। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम एक नाम से और जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं भाई इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस? क्योंकि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने बताया था सिक्रेटरी न्यूरॉन, सिक्रेटरी न्यूरॉन के मिलने से बनती है, यानी एक तरीके से हाइपोथैलेमस का ही तो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन। समझना मेरी बात। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअल में ये सिक्रेटरी न्यूरॉन का एक बंच है जिनके साइटोन हाइपोथैलेमस में होते हैं, इसलिए वो हाइपोथैलेमस जिनके टर्मिनल एक्सोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती है। तो एक्चुअल में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरॉन का बंच है जो हाइपोथैलेमस का ही रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है। क्लियर? बिल्कुल। इसीलिए इसको हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम दिया या पार्स नर्वोसा नाम दिया। क्लियर है? चलो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगी टोटल सीक्रेशन का कितना परसेंट एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल सीक्रेशन का 75%। टोटल सीक्रेशन का 75% एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और टोटल सीक्रेशन का ओनली 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल। मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थे, ठीक है। 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल थे जो डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो कौन कौन से ट्रॉफिक सेल्स हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर के बोल रहा हूं, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो इसमें हमने नाम दिया है नंबर 1 टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक सेल्स, या 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक सेल्स। फाइव टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक सेल्स। कौन कौन से ट्रॉफिक सेल्स हैं? आ जाओ, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे सुमेटोट्रॉफ या सुमेटोट्रॉफिक सेल्स या सुमेटोट्रॉफ बोल सकते हो। सुमेटोट्रॉफिक सेल्स 5 प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स थे। एक को बोलेंगे सुमेटोट्रॉफिक सेल, एक को बोलेंगे थायरोट्रॉफिक सेल, थायरोट्रॉफिक सेल्स। एक ग्रुप को बोलेंगे हम यहां पर कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स। एक को बोलेंगे हम गोनाडोट्रॉफिक सेल, और एक को बोलेंगे 5 टाइप के थे लैक्टोट्रॉफिक सेल्स, लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। समझना मेरी बात, जो 5 प्रकार के ट्रॉफिक सेल्स हैं, या इनको थायरोट्रॉफ, सुमेटोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ भी बोल सकते हो, ग्रुप को, पूरे बंच को, ठीक है।
अभी मैंने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी में 1 2 3 4 5 प्रकार के ट्रॉफिक सेल्स होते हैं, इनके बंच होते हैं, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे सोमैटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफ, आप बोलोगे यहां पर लैक्टोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ, ये मिलकर के डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। चलो भाई एक बार आ जाते हैं वापस, कौन से हार्मोन बनाते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स। सोमैटोट्रॉफ की बात करता हूं ना, तो सोमैटोट्रॉफ बनाते हैं सोमैटोट्रॉफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इनको आप सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हो, क्योंकि सोमैटोट्रॉफ के अंदर बनते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि सोमैटोट्रॉफ इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में मैं अभी आगे समझाने वाला हूं। थायरोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ तो थायरो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनते हैं थायरोट्रॉफ के अंदर। कॉर्टिकोट्रॉफ ये बनाते हैं एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, आप समझना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बनाते हैं, क्या, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यही बनाते हैं। और एक्चुअल में मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्ट्स इंटरमीडिया का ही पार्ट है। मतलब अगर मैं कॉर्टिकोट्रॉफ की बात करता हूं, उनका कुछ पार्ट, कॉर्टिकोट्रॉफ का कुछ पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया के अंदर होता है, कुछ पार्ट्स डिस्टेलिस के अंदर होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिया के अंदर जो पार्ट होगा वो बनाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पार्ट्स डिस्टेलिस के अंदर जो पार्ट होगा वो बनाएगा एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, गोनाडोट्रॉफ क्या बनाते हैं सर, आ जाओ। गोनाडोट्रॉफी दो हार्मोन बनाते हैं, क्या क्या, गोनाडोट्रॉफ कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है LH प्लस FSH, ये दोनों गोनाडोट्रॉफ है। तो LH और FSH का फॉर्मेशन गोनाडोट्रॉफिक सेल करते हैं। अच्छा, लैक्टोट्रॉफ क्या बनाते हैं, लैक्टोट्रॉफ बनाते हैं प्रोलैक्टिन, PRL। तो टोटल जो हार्मोन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हार्मोन बनते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। जो बनते भी हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज भी होते हैं, ठीक है। बनाने वाले सेल्स जो हैं वो ट्रॉफिक सेल्स हैं, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया के अंदर सिर्फ कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स का थोड़ा सा पार्ट होता है, बाद बाकी के सारे पार्ट्स डिस्टेलिस में होते हैं। टोटल पिट्यूटरी के सीक्रेशन का 75% अकेला एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करती है, ये सारे हार्मोन मिला करके। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो दो ही हार्मोन बनते हैं, कौन कौन से हार्मोन, पास नर्वोसा के अंदर, एक मिनट, हाँ ठीक है, देख लो कौन कौन से हार्मोन बनते हैं पास नर्वोसा के अंदर। ओनली दो ही हार्मोन पढ़ाने वाला हूं यहां पर मैं आपको, ठीक है। एक तो पढ़ाऊंगा आपको यहां पर मैं, ठीक है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जिसको हमने ADH नाम दिया, NTDH, याद आ गया होगा ADH कहां पढ़ाया था मैंने, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वैसोप्रेसिन बोलो या ADH बोलो, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था यहां पर, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ाने वाला हूं और एक वैसोप्रेसिन पढ़ाने वाला हूं। और दोनों ही हार्मोन कहां बन रहे हैं, दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, सिर्फ यहां से तो रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो ये रिलीज होते हैं, बनते ये कहां पर है, हाइपोथैलेमस के अंदर। बनते कहां पर है, हाइपोथैलेमस के अंदर, समझना मेरी बात। तो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ओनली रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बनते नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। अभी तो मैं तो बहुत बेसिक समझा रहा हूं, पहले एनसीईआरटी के हिसाब से पिट्यूटरी समझाई मैंने कहाँ होती है, ठीक है। इसका मोस्टली जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। इसमें इन्फंटिबुलम से जुड़ी होती है, सेला टर्शिका के अंदर होती है, वेट मैंने बता दिया, ठीक है। फिर मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया, ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, नीचे पिट्यूटरी होती है, इन्फंटिबुलम से जुड़ी होती है। इन्फंटिबुलम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी तो अलग से अटैच्ड होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करने के लिए एक कह सकते हो कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, वो समझ में आ गया होगा,
ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की है पोर्टल सिस्टम के बाद कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको ट्रॉफिक सेल्स बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन को फॉर्मेशन भी करते हैं, तब उसके बाद उसका रिलीज होना स्टार्ट होता है। जबकि अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर है, वहां नहीं बनते। यहां तक कोई डाउट शाउट है किसी को तो बताओ मुझे। ओके, हाँ। फिर मैंने फ्लो डायग्राम में समझा दिया कि यहाँ पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिएट में डिवाइड कर दिया, इसको पास नर्वोसा बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन का ही मॉडिफिकेशंस हैं। इसमें 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल्स आते हैं। कौन से हार्मोन बनाते हैं? यहाँ सिर्फ 2 हार्मोन बनते हैं, इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है, यहाँ से तो ओनली रिलीज होते हैं, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ। अब ये बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब टारगेट है हमारा एक एक हार्मोन को पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पकड़ेंगे किसको? सोमैटोट्रॉफिक सेल्स को, फिर थायरोट्रॉफिक सेल्स को, फिर कॉर्टिको, फिर गोनेडो, फिर लैक्टो, एक एक को पकड़ेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी मैंने लिखा रखे हैं बोर्ड पर, सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, ऑल आर प्रोटीनियस इन नेचर, समझ रहे हो। और इनमें से जो मोस्टली हार्मोन होते हैं वो अदर ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, सारे नहीं करते, मोस्टली करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ऐसे हार्मोन जो अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं उनको ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। जो ग्लैंड भाई ऐसे हार्मोन जो अदर ग्लैंड के जैसे मैंने समझो यहां से निकला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा हमारी थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई थायरोक्सिन को निकालो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वो किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता, तो ट्रॉफिक हार्मोन नहीं बोलोगे उसको, वो बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म कई चीजों को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको, ठीक है, यहाँ ग्रोथ हार्मोन की बात करूंगा, ये सारे कराएंगे, फिर ये दोनों कराएंगे, ठीक है। चलो, हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। Hormones of anterior pituitary. चलो, हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, चलो एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहला मैं उठाऊंगा यहां पर नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपको पता है, जीएच, जीएच। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एसटीएच, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे फंक्शन की बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। अगर ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन करते क्या है? ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल या स्टिमुलेट करते हैं स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं? स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। समझना, ये इसी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, ये हार्मोन निकलते हैं और जैसे जाएंगे कार्टिलेज के पास, उपास थी कार्टिलेज, वहां उसको ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, कार्टिलेज की ग्रोथ कराते हैं, उनसे कहेंगे भाई निकलो, कार्टिलेज की ग्रोथ करानी है। बोन के पास जाएंगे, बोन के अंदर बोन के ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे बॉडी के अदर टिश्यूज होंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ के, समझो, ग्रोथ को कराने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर
ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे अंदर भी ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, और हमारे अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, तो हमें, जैसे मेरी हाइट बढ़ चुकी है, अब जरूरी नहीं हाइट ही बढ़ाएंगे, ये मुझे मेंटेन करेंगे, मेरे टिश्यू में डैमेज होगा उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे ना, तो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ कंट्रोल कर रहे हैं? ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज, ठीक है, बॉडी टिश्यू, एटसेट्रा, इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर GS, ठीक है, एफ लिख दिया मैंने, विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज, बॉडी टिश्यू एटसेट्रा, इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, एक काम और करते हैं, ठीक है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बो, हमारी बॉडी में भाई कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने में कैपेबल है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि जब देखो जो ग्रोथ होती है ना किसी की, तो उसको हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन पर ये क्या करते हैं, फैट को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हैं, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली अगर बोलूं मैं तो क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी अगर किसी, समझो किसी की ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोइंग फेज है, तेजी से हाइट बढ़ रही है उसकी, तो उसका अगर ब्लड में चेक कराओगे ना तो ग्रोथ हार्मोन उसके बढ़े हुए होंगे, ठीक है। उस समय उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराओ, बढ़ा हुआ होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड ग्लूकोज लेवल देख करके जो रिपोर्ट आएगी ना, ऐसा लगेगा उसको डायबिटीज हो रखी है, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो देखने में लग रहा है उसको डायबिटीज जैसा इफेक्ट, मानो ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लग रहा है उसको डायबिटीज हो गई है, पर उसको डायबिटीज नहीं हुई। उसको समझना मेरी, उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का मेन कारण है ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा निकलना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। तो ड्यू टू हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर सीक्रेशन, ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक इफेक्ट आता है, इसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्लियर है बिल्कुल। डायबिटीज जैसा इफेक्ट, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सॉरी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसी को डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज जैसा इफेक्ट, ये समझ में आया। अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करता हूं तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी इमरजेंसी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन फैक्टर को रिलीज करते हैं जो बॉडी में, आप कह सकते हो कि बोन, कार्टिलेज, बॉडी टिश्यू, इनकी ग्रोथ को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है या बढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें इनका यूज होना है, तो वहां एनर्जी लेवल जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट साउट? हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो, अब इसी में डिसऑर्डर भी ऐड कर दूं, उसके एक फंक्शन कंप्लीट हो गए। तो डिसऑर्डर की जब भी बात आएगी तो दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं हार्मोन की वजह से, हाइपो की वजह से और हाइपर की वजह से। ये तो इसी में खत्म हो गया। मैं अक्सर इसी के साथ लिखता हूं जिससे कि थोड़ा सा बच्चे को कंपाइल करने में या रिवीजन करने में हेल्प मिल जाती है। साथ साथ होगा ना तो हेल्प मिल जाएगी यार। हाँ, साथ ही साथ हो गया,
समझना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर की बात करूंगा, डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर ध्यान रखना है, हाइपो की वजह से भी होते हैं डिसऑर्डर्स और हाइपर की वजह से भी होते हैं, कम सीक्रेशन की वजह से भी होते हैं, ज्यादा सीक्रेशन की वजह से भी होते हैं। ठीक है, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो सीक्रेशन एंड हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन, हाइपो सीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन। हाइपो जब भी कहीं आएगा, हाइपो माने होता है कम और हाइपर माने होता है ज्यादा। हाइपो अगर हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो भी समस्या, हार्मोन का सीक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो भी समस्या। ठीक है, इनके सीक्रेशन नियंत्रित रहने चाहिए, ना हाइपर ना हाइपो, समझे। अब जैसे समझो, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं हाइपो सीक्रेशन का। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। अब कम, किसी के अंदर अगर हाइपो सीक्रेशन हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम होती है इसकी, डिसऑर्डर ध्यान रखना, पिट्यूटरी पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। इसको मिड गिट भी बोल सकते हो। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, समझना, अगर किसी के अंदर समझो किसी के अंदर हाइपो सीक्रेशन होता है, हाइपो माने कम, समझना कोशिश करना, हाइपो जब भी टर्म यूज करेंगे हाइपो कम के लिए करते हैं और हाइपर ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, हाइपो कम के लिए करते हैं और हाइपर ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हाइपो सीक्रेशन हो जाए, पिट्यूटरी में क्या हो जाए, हाइपो सीक्रेशन हो जाए, तो हाइपो का माने होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, समझ रहे हो। तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म का मतलब होता है डॉफ, जैसे ऐसे समझो बच्चा छोटा है अभी, बहुत छोटा, पर पिटी मतलब उसके अंदर हाइपो सीक्रेशन हो गया तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो डॉफ का डॉफ ही रह जाएगा, इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, कभी सर्कस देखने गए हो? अगर गए होगे, पहले पुराने टाइम पर तो सर्कस बहुत हुआ करते थे क्योंकि इंटरटेनमेंट का वही साधन था। ठीक है, आगे जाकर के उसकी जगह मोबाइल ने और टेलीविजन थिएटर ने सबने ले ली। ठीक है, तो वहां देखा होगा बोने लोग होते थे। ठीक है, आप समझना, वैसे तो देखने को मिल जाते हैं, कॉमन चीज है ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, पर वो मेंटली बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मेंटली और सेक्सुअली वो एकदम परफेक्ट होते हैं। हाँ, बस हाइट कम रह जाती है, बस यही एक ड्रॉबैक होता है, पर नेचर उनको कहीं ना कहीं मेंटली इनको स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, अगर नेचर उनसे कुछ ले रहा है तो उनको कुछ दे भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो समझना मेरी बात। तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है और हाइपोसिक्रेशन की वजह से उनकी हाइट कम हो जाती है, डॉर्फिज्म हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मिड गिट। ठीक है, इसको हम मिड गिट टर्म भी यूज कर सकते हो। मिड गिट, मिड गिट जो होते हैं ना, इनको सर्कस के जो बोने होते हैं ना उनको मिड गिट बोलते हैं। सर्कस के जो बोने होते हैं ना उनको मिड गिट्स बोलते हैं, मिड गिट्स, समझ रहे हो। सर्कस के जो बोने होते हैं ना उनको मिड गिट्स बोलते हैं, सर्कस के जो बोने होते हैं, समझ रहे हो। हाँ, अगर मैं मिड गिट्स की बात करूं तो सेक्सुअली मेंटली ये एकदम परफेक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल होते हैं। हाँ, हाइट से कम होते हैं इसलिए डॉर्फिज्म यूज कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना, सेक्सुअली एंड मेंटली नॉर्मल है, बट हाइट में कम होने की वजह से इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा हाइपर की वजह से क्या होगा, अगर हाइपर अर्ली स्टेज में हो जाए, अर्ली का मतलब है जब इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, अर्ली स्टेज में हाइपर हो जाए तो हाइट तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है, गाइगेंटिज्म, खली लाइक स्ट्रक्चर, एकदम बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो। और अगर जैसे हाइट बढ़ चुकी है, ऐसे नॉर्मल केस में एडल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि बोन तो सारे फ्यूज कर चुके हैं। तो समझना मेरी बात, ये नोज वाली बोन होती है ये बढ़ जाती है, लोअर जो बाहर निकल आता है इसको एक्रोमेगेली बोलते हैं, एक्रोमेगेली, लोअर जो का बाहर निकल आना।
तो एनसीईआरटी की लाइनें मैं पहले कराता हूँ आपको, तो समझने की कोशिश करना। हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन दो तरीके से केस हो सकते हैं इसके केस में। अर्ली स्टेज और एडल्ट। अर्ली स्टेज में अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा? अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा? अर्ली स्टेज में, तो अर्ली स्टेज में यानी अर्ली स्टेज में गाइगेंटिज्म, खली लाइक स्ट्रक्चर, जेंट कहते ना, जेंट स्ट्रक्चर, गाइगेंटिज्म, ठीक है, जेंट स्ट्रक्चर बन रहा, बहुत बड़ा उसका हाइट हो जाती है, समझना मेरी बात, ठीक है, तो गाइगेंटिज्म हो जाती है। हाँ, अगर एडल्ट में होगा तो एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली, तो एडल्ट के अंदर होता है एक्रोमेगेली, ठीक है, क्योंकि एडल्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं है, लोअर जो बाहर निकल आएगा एक्रोमेगेली हो जाएगी, ठीक है। और अगर बोन के हाइट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है तो हाइट तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, समझना, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, इन तीनों की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है आपको, ये तीनों डिसऑर्डर हैं, एक हाइपो की वजह से है और दो डिसऑर्डर हाइपर की वजह से हैं, बस नाम पूछा जाता है तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का कंसेप्ट समझ में आ गया, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रोथ हार्मोन वाला। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा उठाते हैं इसके अंदर, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 2 उठाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नंबर 2, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बोलते हैं इसको? TSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, क्लियर है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखते हैं क्या करते हैं भाई ये हार्मोन TSH क्या काम करता है। अब देखो देखो ये TSH जो होगा ना, TSH ये निकलेगा और ये स्टिमुलेट करेगा किसको? थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड, और जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ना तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी, रिलीज क्या रिलीज करेगी? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या काम करता है ये डिटेल में बढ़ाने वाला हूं उस ग्लैंड के अंदर, कंट्रोल बीएमआर, कंट्रोल बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो कंट्रोल करे, समझना, वो थायरोक्सिन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो कंट्रोल करे वो थायरोक्सिन है, समझे या नहीं समझे? हाँ समझे, ठीक है। तो टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए? भाई थायरोक्सिन निकालो, मुझे शरीर के बीएमआर को कंट्रोल करना है, ठीक है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है हमारे शरीर की जो डिफरेंट टाइप के साइकिल्स चल रहे हैं, दो टाइप के साइकिल चलते हैं बॉडी के अंदर, एक तोड़ने वाले, एक जोड़ने वाले। तोड़ने वाले साइकिल जो चल रहे हैं ना उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जोड़ने वाले साइकिल बन रहे हैं, बनाने वाले साइकिल चल रहे हैं उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एना और कैटा दोनों को मिला करके मेटा बोलते हैं, मेटा, उपापचयी क्रियाएं, अपचय उपचय उपापचयी, ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म। तो एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म की भी एक रेट होती है, दर होती है,
समझ रहे हो ना, एक कांस्टेंट रेट से चलता है, ठीक है। जिसके अंदर ये बहुत तेजी से चलते हैं मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कैटा हो या ना, उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, उनको कितना भी खिला दो, कितना भी खिला दो, दुबले पतले रहते हैं। और जिनके अंदर स्लो चलता है, समझना, उनकी बॉडी ठंडी रहती है, समझ रहे हो। वो एक रोटी खा लेते हैं तो वो लग जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो मामला बिगड़ जाता है। तो उसको नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, बस इसमें इतना ही है। ग्रोथ हार्मोन हो गए हमारे, थायराइड, TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 3 पे लेते हैं, ठीक है। एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या काम करते हैं भाई एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन? अब देखो इसको बताते हैं, समझो, ठीक है। ACTH ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे एड्रिनल ग्लैंड को, स्पेशली एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी नहीं पढ़े होगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि किडनी ऐसे किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड, सेंटर वाला पार्ट मेडुला होता है, ऊपर कॉर्टेक्स, तो ये होती है कॉर्टेक्स, इसको स्टिमुलेट करते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करती है, रिलीज, ये किडनी है, ध्यान रखना, किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये रिलीज करती है भाई, क्या रिलीज करती है ये? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या है? एक तरीके से इमरजेंसी हार्मोन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, या लाइफ सेविंग हार्मोन, इमरजेंसी ना बोल के लाइफ सेविंग हार्मोन बोलोगे। लाइफ सेविंग हार्मोन है, कैसे काम करता है, क्या करता है, डिटेल में समझाऊंगा उसको आगे, ठीक है। 2 ग्लैंड हो गए, 3 हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 4 आएगी बेटा प्रोलैक्टिन, जिसको हम बोलते हैं PRL, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये भी तो पिट्यूटरी से निकल रहा है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, जो पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गए, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़ाऊंगा उस ग्लैंड के अंदर। तो उसकी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई कॉर्टिसोल को निकालो, वो लाइफ सेविंग हार्मोन है, बहुत सारे इमरजेंसी केस में काम करता है। क्या करता है डिटेल में समझाऊंगा उसको, ठीक है। और अगला होता है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ठीक है। लैक्टोजेनिक प्रोलैक्टिन, समझना मेरे, क्या काम करता है प्रोलैक्टिन, डिटेल में समझाता हूं उसको, ठीक है। इसको हम प्रोलैक्टिन के 2 नाम भी होते हैं, ये 2 काम करता है, फंक्शन लिखाता हूं, लैक्टोजेनिक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को स्टिमुलेट करता है, ये समझ रहे हो। सो इट इज कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन, आप समझना। इसको मेमोट्रॉपिक भी बोलते हैं, मेमोट्रॉफिक भी होता है। मेमोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है भाई? जब बच्चा यूट्रस में होता है तभी निकलना चालू हो जाता है, तब उस समय मिल्क नहीं बनता, तो उस समय क्या काम करता है? ये मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बाहर आ जाता है, तब उसको मिल्क की जरूरत होती है,
तब ये लैक्टोजेनिक वाला काम करता है, ठीक है। लैक्टोजेनिक का मतलब है मिल्क बनाएगा। मेमोट्रोपिक का मतलब होता है ये डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा, ठीक है, जन्म लेने के बाद। डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, समझ रहे हो। तो ये तो उसके फंक्शन हो गए, पर समझना लैक्टोजेनिक और मेमोट्रोपिक है। पर एक बात तो ध्यान रखना, ये दो काम भी करना जानता है। एक तो स्टिमुलेट करता ही है, इन दोनों को स्टिमुलेशन देता ही है, पर साथ में एक ऐसा काम भी है जिसको ये इनहिबिट करता है। उस पर क्वेश्चन आते हैं, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, पर कंसेप्ट मैं यही बताऊंगा इसका, ठीक है। जैसे अरे ये कहां से आ गया भाई, अभी द एंड कैसे हो जाएगा। ओके, कुछ पेज ऐड करने होंगे। ओके, ठीक है। प्रोलैक्टिन की बात चल रही थी, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या बोलेंगे इसको, PRL, PRL। ये दो तरीके से काम करता है, ठीक है। एक्शन मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये स्टिमुलेट भी करता है और ये इनहिबिट भी करता है, इनहिबिट। रोकता है। अब स्टिमुलेट अभी बताया किसको स्टिमुलेट करता है, अभी बताया फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। दोनों ही काम कर रहा है भाई, मिल्क को बनाने को भी स्टिमुलेट कर रहा है और मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट कर रहा है, पर अलग अलग टाइम पर। मिल्क का बनना, ठीक है, कब होगा, जब बेबी का जन्म हो जाएगा। डेवलपमेंट कब होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बेबी यूट्रस के अंदर है, ठीक है। पर ये इनहिबिट भी करता है, किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट GnRH। सर GnRH क्या होता है, अब समझाता हूं मैं इसको, थोड़ा समझना, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसी पर बेस्ड है। समझो, ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी, ये तो आप समझ गए। अभी मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलेगा PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो क्या काम करेगा, आप बोलोगे क्या काम करेगा, आप बोलोगे लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराएगा। समझना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कुछ हार्मोन और भी निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम LH, गोनैडोट्रॉफ, गोनैडोट्रॉफ दो होते हैं, कौन कौन से, एक LH होता है और एक FSH होते हैं। और ये गोनैडोट्रॉफ आप जानते हो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सबको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पर इस गोनैडोट्रॉफ को रिलीज कौन कराता है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनैडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, तब पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब गोनैडोट्रॉफ रिलीज कराता है, तब जाकर के LH और FSH, जिसको हम गोनैडोट्रॉफ बोलते हैं, वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही हार्मोन क्या काम कराते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं,
जैसे बेबी का जन्म हुआ तो बेबी का जन्म होते ही भाई जब तक बेबी यूट्रस में है तब तक तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, ठीक है, क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और प्रोजेस्टेरोन भी GnRH के सीक्रेशन को रोकता है, जो मैं आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा डिटेल में। बट जब बेबी का जन्म हो जाता है तब भी नेचर कहती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जाए, तो नेचर उस समय क्या रिलीज करती है, PRL। और PRL मैंने बताया ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है GnRH के सीक्रेशन को, ठीक है। तो अगर PRL निकलेगा तो PRL सीधा अटैक किसके ऊपर करेगा, ये PRL निकलेगा तो सीधा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, इनहिबिट GnRH, कि भाई GnRH को रोको, मुझे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रोकना है, रुक जाएंगे। जब ये नहीं निकलेंगे तो पिट्यूटरी के एंट्री लोब से ये भी नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे तो LH-FSH भी निकलेंगे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी। यानी जब तक वो फीमेल अपने बेबी को फीडिंग कराएगी तब तक PRL निकलता रहेगा, जब तक PRL निकलेगा, ठीक है। इसका वैसे स्पेसिफिक टाइम होता है इनिबिशन का 6 मंथ, 6 महीने। एनसीईआरटी में 6 महीने दे रखा है, पर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। तो 6 महीने तक अगर कोई मदर बेबी को फीड करा रही है 2 साल तक, तो इसका मतलब नहीं 2 साल तक उसकी साइकिल रुकी रहेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये PRL 6 मंथ तक GnRH को निकलने नहीं देगा, और GnRH नहीं निकलेगा तो गोनाडोट्रोफिन भी नहीं निकलेंगे, गोनाडोट्रोफिन नहीं निकलेंगे मतलब LH-FSH नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी। इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, जो पढ़ाऊंगा आगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, समझना मेरी बात। और लैक्टेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है, ठीक है, फीडिंग, जब मदर अपनी बेबी को फीड कराती है। तो ये बताओ समझ में आया नहीं आया प्रोलैक्टिन वाला कंसेप्ट। तो मैंने कितने करा दिया आपको प्रोलैक्टिन तक, देखो जरा, ठीक है। आपको मैंने करा दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, अरे 1 मिनट यार फंस गया, हाँ, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करा दिया मैंने, ठीक है। 4 हार्मोन हो गए। अब 5वां बचा हुआ है इसके अंदर, क्या, गोनाडोट्रोफिन। पर गोनाडोट्रोफिन में इस लेवल पे कराऊंगा कि मैं गोनेड्स वाले पार्ट को भी इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है, गोनेड्स वाले पार्ट को भी हम इसमें कवर कर देंगे, क्लियर है बिल्कुल। तो गोनाडोट्रोफिन की अगर मैं बात करूं तो गोनेड्स वाला पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चौथा हो गया, 5वां, अच्छा अब ठीक है। अब मैं बात करूंगा गोनेडो, हाँ 5वां लास्ट है एंटी पिट्यूटरी का, गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। पर गोनाडोट्रोफिन को डिटेल्ड में कराऊंगा तो अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि पूरा गोनेड्स कवर करूंगा इसके अंदर। अगले लेक्चर में पूरा गोनेड्स कवर करने वाला हूं, टेस्टिस ओवरी पूरी कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आधे घंटे में जाएगा, तो हमें आगे नहीं कराना है, इसी में ऐड कराएंगे। तो गोनाडोट्रोफिन में नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या लेके चलूंगा, 2 हार्मोन लेके चलूंगा, ठीक है। इसमें 2 आते हैं गोनाडोट्रोफिन में, कौन कौन से आएंगे, एक तो LH आएगा, LH, और दूसरा FSH आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आप समझना मेरी बात। और दोनों ही हार्मोन मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे मेल और फीमेल में, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन से कहां से रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम गोनैड्स, सॉरी रिलीज फ्रॉम एंटी पिट्यूटरी, एक्ट ऑन गोनैड्स,
रिलीज फ्रॉम एक्टॉन, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर, इससे क्वेश्चन आएगा, पिट्यूटरी एक्ट ऑन किस पे एक्ट करेंगे, गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब मेल में गोनैड्स क्या होंगे, मेल में एंड फीमेल में। तो मेल में टेस्टिस पर कैसे काम करेंगे और फीमेल में ओवरी। इसको हम लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इन गोनाडोट्रोफिन को पूरा टेस्टिस का डायग्राम बनाएंगे, उसमें कनेक्ट करेंगे, ऐसे ओवरी का डायग्राम बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा जो आने वाला है, ठीक है, मैं एक बीच में जल्दी लेक्चर डालूंगा एक, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप आ गया है, जैसे कि सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग फोकस करेंगे द्रोणा के ऊपर, जैसे कि जिन बच्चों को 12th वाला पार्ट भी रिवाइज करना है वो द्रोणा से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम आपका दोनों ही पार्ट लेके चल रहे हैं, 11th और 12th पैरेलल, ठीक है। तो 11th में लगभग हम एंड पर आ गए हैं, तो एकदम कूल रहना है, ठीक है, और एंड चल ही रहा है आपका, ओके। बस एक चैप्टर बचा हुआ है हमारा एनिमल किंगडम, ठीक है, बस लगे रहो, डटे रहो, मंजिल मिल जाएगी, क्लियर है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम इस पिट्यूटरी को पूरा फिनिश करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट बचा हुआ है उसको कनेक्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से, और पीनियल ग्लैंड और थाइमस, ये पूरा कवर करूंगा थाइमस तक अगले लेक्चर के अंदर। टोटल 4 लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, क्लियर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।